नमस्कार, डीएनए एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने जहां अपनी कमजोर 78 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, तो बीजेपी ने जीत की रणनीति के तहत ही कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को कमजोर सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतार दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी जीत की रणनीति बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से मंत्रियों और सांसदों को अलग अलग जिलों में दायित्व सौंपे गए हैं। ये मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर विधानसभा चुनाव तक वहां प्रवास करेंगे और उन सीटों पर जीत की रणनीति तैयार करेंगे। यूपी सरकार के 12 मंत्री इसमें शामिल हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों के भी विधायक और सांसद शामिल हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जब विस्तारकों को सबसे पहले भेजा था विधानसभा क्षेत्रों में, उसमें कई राज्यों के, देश के कई राज्यों के विधायक मौजूद थे और उसके बाद ये रणनीति कि अब मंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्रियों में ब्रजेश पाठक को भोपाल, बेनी रानी मौर्य को ग्वालियर, दया सिंह शंकर सिंह को बालाघाट, दिनेश प्रताप सिंह को रायसेन, स्वतंत्र देव सिंह को सतना, दयाशंकर मिश्र को दतिया, कपिल देव अग्रवाल को दमोह और अनिल राजभर को सिवनी जिले की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी स्ट्रेटजी के तहत केंद्रीय जो उनके नेता हैं उनकी मध्य प्रदेश में मौजूदगी दर्ज करा दी है। यहां पर सुरजेवाला को प्रभारी बनाने के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस के स्पष्ट कर दिया कि आखिर मध्य प्रदेश में भाजपा का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस भी पूरी तरह तैयार है। तो क्या है जमीनी जमावट और क्या है कसावट, इस पर हम करेंगे आज चर्चा। लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने और भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं, क्योंकि बीडी शर्मा ने इस सवाल को लेकर कुछ मीडिया कर्मियों को जवाब दिए थे, वो सुनवाते हैं आपको। और के मिश्रा ने क्या कहा वो भी सुनवाएंगे। किसने क्या कहा वो हम आपको सुनवाते, लेकिन उसके साथ ही हम अपने जो हमारे यहाँ पर गेस्ट मौजूद हैं उनसे आपका परिचय करा दें। सबसे पहले स्टूडियो में मौजूद हैं अमित शर्मा जी, कांग्रेस के महासचिव हैं, मध्य प्रदेश के महासचिव, बहुत स्वागत है। दीपेश जी हमारे सीनियर एंकर हैं और एनालिस्ट करते हैं। एनालिस्ट हम कहें कि पूरा जो घटनाक्रम है सियासी उस पर तमाम सारे नज़र रखते हैं, शुरुआत से अभी तक बनाए हुए हैं नजरें, उनसे समझेंगे। और ब्रजराज सिंह प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। ब्रजराज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारी योजनाएं जमीन पर उतारी हैं, डबल इंजन की सरकार की दुहाई आप देते हैं, उसके बावजूद केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारने की जरूरत पड़ी और अब दूसरे राज्यों के मंत्रियों को उनकी मॉनिटरिंग उन विधानसभा क्षेत्रों की जरूरत क्यों? संगठन हमारा बड़ा है और हम संगठनात्मक रूप से बहुत सक्षम हैं और हमने ये जो किया है कि मॉनिटरिंग करने के लिए, आप जिसे कह रहे हैं मॉनिटरिंग करने के लिए, हम उसे कहते हैं सहयोग करने के लिए, तो हमने, हमारे पास कार्यकर्ता हैं, दूसरे प्रदेशों में कार्यकर्ता हैं, हमारे यहाँ कोई मंत्री नहीं है, सब कार्यकर्ता के रूप में ही वो इस चुनाव में सहयोग करने के लिए आ रहे हैं। जब उनके यहाँ चुनाव थे तो हमारे यहाँ से भी लोग गए थे। जी अमित शर्मा जी, देखिए वो कह रहे हैं ब्रजराज सिंह कि हम तो सहयोग करने के लिए बुला रहे हैं, क्या कहेंगे आप भी तमाम सारी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां आपसे 2 कदम आगे क्यों दिखाई दे रही हैं? देखिए महेंद्र जी, 2 कदम आगे आपको दिखाई दे रहा है और 2 कदम पीछे तो मध्य प्रदेश में जब केंद्रीय नेतृत्व खुद चुनाव लड़ने, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा के सांसद जब चुनाव लड़ने आ गए, तो इससे स्पष्ट होता है कि कौन सी कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी कौन से कदम आगे है। और इस आगे कदम से देखिए ना, अब ये भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है उनके संगठन का इंटरनल मामला, सारे संगठन अपनी तैयारियां करते हैं तो निश्चित ही, लेकिन कई उप मुख्यमंत्रियों को, कई बाहर के लोगों को इस तरह की लाके जिम्मेदारियां सहयोग क्या करेंगे, ये सिर्फ उनको देखने का काम करेंगे। और भाप चुका है इनका शीर्ष नेतृत्व के जो 18 वर्षों में एंटी इनकम्बेंसी और जनता का जो गुस्सा इनकी सरकार के प्रति है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट इनके संगठन को दिखाई दे रहा है। अब ये भाई ये तो नहीं कह सकते कि हम चुनाव हार गए और 50-60 सीटें के अंदर हमारी आएंगी, लेकिन अब यह है कि ये पूरी राजनीतिक संगठन जो कार्य क्षमता होती है संगठन की, उसका वो कार्य
कर रहे हैं। और रही बात कांग्रेस की, तो महेंद्र जी निश्चित ही कांग्रेस माननीय कमलनाथ जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, लगातार आज से नहीं संगठन पर पिछले 4 वर्षों से पिछले काम कर रहे हैं। हमारी बूथ लेवल पर बूथ कमेटियां हो, मंडल की कमेटियां हो, सेक्टर की कमेटियां हो, तमाम जिलों के प्रभारी हैं। अब लोकसभा के भी इंचार्ज हम मॉनिटरिंग में रखेंगे। संगठन का एक एक पन्ने तक हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता जा रहा है। और जो घोषणा पत्र को लेकर अभी हम घर घर दस्तक देंगे, और जो अभी जितनी भ्रष्टाचार के संबंध में जो पर्चा निकाला है तमाम मध्य प्रदेश में, जो 18 वर्षों में हर विभाग में राइट टू इंफॉर्मेशन में निकाला गया वो डेटा, वो आम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जनता की आंखें, नौजवान हो, किसान हो, महिला हो, जो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हालात हैं वो भी महसूस कर सकें। और एक हवा चल रही है कि अब वक्त बदलाव का है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल। दीपेश, क्या लगता है कि अमित शर्मा कह रहे हैं कि अभी हम पहुंचेंगे जनता के बीच, हालांकि जन आक्रोश यात्रा लेकर इनके नेता पहुंच रहे हैं, और ब्रजराज सिंह जी कह रहे हैं कि हमने तो सहयोग के लिए बुलाया है भाई, हमारे संगठन बड़ा है तो निश्चित ही जब परिवार बड़ा होता है तो बहुत सारे लोग मदद करने के लिए आ जाते हैं। ये अवसर रहते हैं कि चुनाव है तो भाई एक दूसरे की मदद करें। मध्य प्रदेश के भी नेता जाते, तो इसमें क्या लगता है कि जमीनी जमावट और कसावट में कौन सा दल प्रभावी भूमिका में दिखाई दे रहा है? देखिए महेंद्र जी, जब भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा निकली थी तो यही कांग्रेस है, यही अमित जी हैं जो कह रहे थे कि जन आशीर्वाद यात्रा फ्लॉप है, जनता में इनके प्रति आक्रोश है। और अब जब इनकी जन आक्रोश यात्राएं निकल रही हैं तो भाजपा भी इनकी जन आक्रोश यात्राओं की तस्वीरें दिखा रही है, खाली कुर्सियां दिखा रही है, या जहां पर कांग्रेस के नेताओं को जनता का विरोध झेलना पड़ रहा है, वो तस्वीरें भी भाजपा की जो आईटी सेल है वो बड़े जोर शोर से दिखा रही है। तो ये तो बराबरी का मामला है कि दोनों दलों के प्रति नाराजगी भी होगी और बड़ी संख्या में समर्थक भी होंगे। तो दोनों अपनी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और इसको अपने लिए पॉजिटिव सिम्टम बता रहे हैं। लेकिन जहां तक बात ब्रजराज जी ने कही कि हमारा संगठन बड़ा है, हम गए थे इसीलिए वो आए, तो मैं उनसे समझना चाहता हूं कि क्या केवल रस्म अदायगी के लिए ये तमाम नेता आए हैं? ये क्या करेंगे यहाँ पर आकर के? आप महीने भर पहले इन नेताओं को भेज रहे हैं, ये क्या वाकई वहाँ की स्थिति को समझ पाएंगे? क्या कार्यकर्ताओं को एकजुट कर पाएंगे? तमाम बड़े नेता अब आपके चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो ये जो बेबी रानी मोर आ रही हैं, अब ये राज्यपाल रह चुकी हैं। इतने बड़े बड़े लोगों को भाजपा ने यहाँ पर चुनाव प्रचार में उतार दिया, या बड़े बड़े लोगों को मैदान में उतार दिया जी। तो ब्रजराज जी, सवाल ये जो क्रिकेट की भाषा में पूछिए, जब आप एक तरफ कहते हैं कि कांग्रेस बिल्कुल कमजोर है, खत्म है, कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं है, नेता नहीं, नीति नहीं, तो फिर जब कमजोर टीम के मुकाबले तो बहुत साधारण टीम उतारी जाती है। आप तो इतने बड़े बड़े दिग्गज खाटी नेताओं को लेकर के आए हैं मध्य प्रदेश में, ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सा चुनाव लड़ा जा रहा है। ब्रजराज जी, कहता हूं कि क्रिकेट की टीम का जो कोच होता है वो अनुभव से भरा होता है या अनुभवहीन होता है? जो मार्गदर्शक होता है वो अनुभवशाली होता है। और जिन लोगों के पास चुनाव लड़ाने का अनुभव है, अगर हम उनसे सहयोग ले रहे हैं, उनका मार्गदर्शन ले रहे हैं, तो इसमें क्या गलत कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस के पास में तो इस तरह के लोग ही नहीं है कि वो बुला सके, उनसे अनुभव ले सके। कांग्रेस पिछले 5 सालों में 10 सालों में कितने चुनाव हार चुकी है, आपके सामने है। नहीं तो आपको जीत निश्चित लग रही है, तो फिर इतनी मेहनत की, इतनी तैयारी की, सांसद उतारने पड़ रहे हैं आपको। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए सर। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। 25 सितंबर को अभी हमने भोपाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के इतिहास का सबसे बड़ा कार्यकर्ता महाकुंभ आयोजित किया, अनुशासन के साथ किया। 5 लाख कार्यकर्ता सड़क पर था, पंडालों के अंदर था, और बड़े उत्साही तौर से आनंद के साथ वो कार्यकर्ता अपने जननायक को सुनने आया था। मैं चैलेंज करता हूं माननीय अमित जी को, ऐसा महाकुंभ आयोजित करके दिखाएं भोपाल में, क्या पूरे भारत के अंदर। अगर इनका संगठन इतना मजबूत है, अगर इनके बूथ लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, तो इनसे मेरा निवेदन है कि ऐसा एक आयोजन करके दिखाएं। और राहुल गांधी को सुनने इतने लोग आ सकते हैं तो करके दिखाएं। बिल्कुल। अमित जी बताइए, दिखाएं एक आयोजन, यदि वो कह रहे हैं कि मादा है तो दिखाएं आयोजन। और ऐसा ही कुछ कैलाश विजयवर्गीय कह रहे थे कि हमारे सीनियर लीडर हैं और हम लोगों में इतना वो है, कैपेबिलिटी है, तो हमें दिया गया है टिकट। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, विवेक तनखा, ऐसे तमाम सारे बड़े लीडर भी मैदान में उतरे, तब पता चलेगा कि जीतते हैं कि हारते हैं। देखिए, मैं आज आपको बता दूं कि ब्रजराज सिंह जी ने एक सच्चाई तो स्वीकार कर ली
इनके शीर्ष नेतृत्व से, मुख्यमंत्री से, बीडी शर्मा जी से बेचारे कई दिनों से चिल्ला रहे थे 10 लाख महाकुंभ के कार्यकर्ता, तो आज तो इन्होंने 5 लाख तो अभी कम कर दिए। 5 लाख स्वीकार कर लिया कि 5 लाख कार्यकर्ता थे, ब्रजभाई खुद बोले हैं सिंह साहब। अच्छा, उसके बाद जो खाली कुर्सियां हैं, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर एक तंबू लगा है इनके, एक उसमें 42 सेक्टर में 1500 लोग बैठे थे, ऐसे इनके करीब करीब 60 जो आइडेंटिफाई है, तो ये झूठ और सच किसको बता रहे हैं? लाख सवा लाख लोगों को ये 5 लाख गिना है और 5 लाख स्वयं कम कर चुके, तो इससे ये तय नहीं होता कि शीर्ष नेतृत्व तो क्या है। मोदी जी बोलते रहे, कुर्सियां खाली रही, ये मीडिया ने भी बताई और सोशल मीडिया पे चल रही है, कांग्रेस नहीं कह रही। अब रही बात संगठन कार्य क्षमता की, तो संगठन कार्य क्षमता का अनुभव में छोटा सा बता दूं कि हमारे पास भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमें अपने मध्य प्रदेश की जनता पर, मध्य प्रदेश के नेता पर और हमारे शीर्ष नेतृत्व पर ही भरोसा है। या हम समझ सकते हैं कि मैं आज हमारे जनरल सेक्रेटरी भी कई लोग आए, लेकिन एक सहयोग कर सकते हैं। चुनाव तो मध्य प्रदेश की जनता जिताएगी। या आने वाले लोग सिर्फ कलेक्टर और एसपी को धमकाने का काम, वहां सत्ता और प्रशासन को लोभ दिखाने का काम, लोगों को डराने का काम, जो ये प्रशासन पर दबाव बनाने का जो एक संदेश देना चाहते हैं, मध्य प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी ब्रजराज सिंह जी। और मैं आपको बता दूं कि रही बात भीड़ की, तो अभी भीड़ पर मत जाइए। भीड़ तो इवेंट कंपनी के माध्यम से आपने सत्ता में रह के सत्ता के पैसों की, जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग 18 वर्षों से करते आए, और हम आपके बराबर ये इवेंट नहीं कर सकते। हम आपके बराबर इतनी घोषणाएं, इतने झूठ नहीं बोल सकते। मैं ये स्वीकार करता हूं इस चैनल पर बैठ के, लेकिन ये 2018 में भी आपने ये सब इवेंट और झूठ और जनता और इकट्ठी की थी, लेकिन जो लोग जनता जा रही है वो कैसे जा रही है और क्या बोल रहे हैं? आपके मुख्यमंत्री की सभा में जब लोग गए थे और यात्रा में जब लोगों से मीडिया ने पूछा, तो लोग कह रहे हैं हम आ गए हैं 300 रुपए में, हम प्रशासन से लोग भेजे गए, हम आ गए, लेकिन इस बार आएगा तो कमलनाथ। ब्रजराज सिंह जी कहेंगे कुछ? अमित शर्मा जी ने आपके जवाब का, आपके सवाल का बड़ा लंबा जवाब दिया है। अमित शर्मा जी की एक भी शब्द मुझे सुनाई नहीं दिए सर, इसलिए सवाल रिपीट करना पड़ेगा आपको। चलिए, अमित शर्मा जी कह रहे हैं कि हम खुले मन से स्वीकार करते हैं कि हम ऐसा मैनेजमेंट करके लोग नहीं बुला सकते। तो संगठनात्मक रूप से कमजोर है, आपका टॉपिक है आज का कि जमीनी स्तर पे कौन कितना मजबूत है, ठीक है, देख लीजिए। बिल्कुल। और हमारे बूथों की, हमारे पन्ना प्रमुखों की, इन सब की बैठकें होती हैं। इनकी कितनी बैठकें होती हैं ऐसी? हम हर रोज बैठक करते हैं, ऑनलाइन जुड़ते हैं, आपस में ही बात करते हैं। इनकी कितनी होती हैं? ब्रजराज सिंह जी भाषण देते हैं सर। अच्छा, आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचार 50%, एक परसेप्शन क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा इनके पास जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है, जीरो है। बाहर से जो लोग आए हैं, बाहर से जो लोग आए थे, सहयोगी आए हैं ब्रजराज सिंह जी, उनके लिए प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी ने कुछ कहा है, वो सुनवाते हैं आपसे, फिर उसके बाद आपसे सवाल करते हैं। जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और यहाँ राज्य नहीं होते हैं, एक परिवार के सदस्य हैं। तो जब किसी के परिवार में कोई आयोजन होता है तो एक दूसरे की मदद सब करते ही हैं जी। भारतीय संस्कृति में तो विशेषता है और भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति का पर्याय है। तो भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है पूरे देश के अंदर। तो कहीं जहां जरूरत होती है वहां सभी देश के अन्य प्रदेशों के कार्यकर्ता भी एक दूसरे को मदद करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा महाकुंभ है, इतना बड़ा महाअभियान चुनाव का है, उसमें अन्य प्रदेशों के भी हमारे कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन और उनका सहयोग मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। ऐसे प्रमुख लोग आए हैं और उन सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने धन्यवाद भी दिया है कि उनका सबका सहयोग। कि जब बाहरी प्रवासी पक्षियों को बीजेपी को यहाँ बुलाना पड़ रहा है मध्य प्रदेश में प्रबंधन के लिए, तो उनका संगठन नाकारा साबित हुआ, नंबर 1। और जिस हिसाब से प्रत्याशियों का चयन हुआ है, सो कॉल्ड बड़े नेताओं को जब विधानसभा लड़ाया जा रहा है, तो क्या अगली नगर निगम में इन्हें सरपंची का चुनाव दिया जाएगा, टिकट दिया जाएगा? कांग्रेस को कब टिकट घोषित करना है ये कांग्रेस पार्टी तय करेगी, भाजपा उसकी चिंता ना करे। अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ है। हम सही समय पर सही निर्णय लेकर सही प्रत्याशियों को जनता के बीच पेश करेंगे। शर्मा जी, इसी पर आते हैं जो के मिश्रा जी ने बोला है,
सूचियां आप पहले अपने बड़े नेताओं को भेजते हैं 66 सीटों पर, कहते हैं हम जल्दी इन पर प्रत्याशी घोषित करेंगे जो आपकी आकांक्षी सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अपनी आकांक्षी 103 सीटें तय करती है, उन पर अपने सर्वेयर भेजती है, उन पर अपने विस्तारक भेजती है और सीटों का देखिए कैसे लिस्ट जल्दी जारी हो गई। तो कांग्रेस क्या अब इस बात का इंतजार कर रही है कि पूरी 230 सीटें भारतीय जनता पार्टी घोषित करे, फिर कांग्रेस घोषित करेगी चेहरे? क्योंकि अब ये जब देखिए बिल्कुल काउंटडाउन शुरू है, अगले महीने आचार संहिता शुरुआत में ही लग जाएगी, ऐसा सब कह रहे हैं। लेकिन इसके पहले आप के कमलनाथ जी कहते हैं कि संगठनात्मक रूप से हम ठीक है, संगठन में जमीनी स्तर पर थोड़ा कांग्रेस और भाजपा में अंतर है, भाजपा में जमावट कसावट ज़्यादा है, ये कमलनाथ जी स्वीकार करते हैं। तो अब आप ये स्वीकार करते हैं कि पहले भाजपा ने बाजी मार ली आपसे पहले चुनाव 2023 के लिए? भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सूचियां पहले जारी कर दी थी और क्या हर्ष हुआ, जनता ने क्या जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी को, ये आपको पता है। बात आज सूची की पहले या आखिरी में या जल्दी या बाद में जारी करने की होड़ नहीं है। आज इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि चूंकि कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, असंख्य कार्यकर्ता हैं और हर जगह, इसमें कहने में कोई दो मत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है कि नहीं हमारे यहाँ तो बस यही है, यही जीत सकते हैं। हमारे यहाँ हर जगह 2-2, 3-3, 4-4 ऐसे लोग हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के परिणाम विपरीत कर सकते हैं। ऐसे कई लोग हैं, उसमें समन्वय का काम। कमलनाथ जी एक एक चीज बातचीत को सुन रहे हैं। मैं समझता हूं कि संगठन किसी भी चीज की जल्दबाजी, शायद टिकट को घोषित करने में या प्रत्याशी को चयन करने में, मैं समझता हूं कि इस बात की कोई भी जल्दबाजी कमलनाथ जी करना नहीं चाहते कि कार्यकर्ता तक, ब्लॉक स्तर तक। और खासकर मैं आपको बताऊं कि कमलनाथ जी जहां जहां गए पिछले 1.5 वर्षों में, उन्होंने मंडल और सेक्टर के लोगों से यह सार्वजनिक तौर पर पूछा कि कौन सा प्रत्याशी आपके लिए ठीक रहेगा, मुझे आप इसको एक बताएं। ये मंडल और सेक्टर की, मैं अपनी बात मंडल और सेक्टर के लोगों तक से पूछने से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक से समन्वय और सामंजस्य का काम कमलनाथ जी कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जो भारतीय संस्कृति संस्कार के हिसाब से और मध्य प्रदेश के हिसाब से शीघ्र आपको एक सूची दिखाई देगी, और वो सूची दिखाई देगी जिसमें आपको लगेगा कि उस सूची में कांग्रेस ने जीतने वालों की सूची दी। कमलनाथ जी को ही डिसाइड करना है, बाकी संगठन गौड़ है, ऐसा? मैंने आपको बताया कि मंडल सेक्टर, देखिए कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का अध्यक्ष कौन है? मध्य प्रदेश के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी हैं। और निश्चित तौर पे अध्यक्ष के साथ एक पूरी कार्यप्रणाली होती है, अध्यक्ष के साथ संगठन की रचना होती है, इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी होते हैं, और संगठन जिस रचना से चलता है उसका नेतृत्व मध्य प्रदेश के अध्यक्ष करते हैं। और निश्चित तौर पर शीर्ष मैनेजमेंट में भारतीय जनता पार्टी आपसे आगे, वो कह रहा है हमारे पन्ना प्रमुखों की बैठक होती है, हमारे सेक्टर है, कहाँ चलेगा ये पन्ना प्रमुख है, सब है। ये कर्नाटक में भी पन्ना प्रमुख थे, ये सब आए हुए पक्षी वहां भी गए थे, ये सब अनुभवी लोग कर्नाटक भी गए थे, हिमाचल भी गए थे। तो ये सब इन बातों से मद्देनजर नहीं होता। अगर सारी जगह होती तो ये कर्नाटक भी जीत जाती। जी बृजराज सिंह जी, देखिए कह रहे हैं अमित शर्मा जी कि ऐसे तो प्रवासी लोग कर्नाटक में भी गए थे, क्या हुआ परिणाम? अरे साहब, हम 10 साल से इसी तरह से इसी कार्य प्रणाली में एक चुनाव जीतते हैं, एक हारते हैं। हमने गुजरात 150 जीता, उसकी तो आप बात नहीं करते। कर्नाटक क्या हार गया, आप उसकी बात करते रहते हैं। हिमाचल में 0.05% वोट बैंक से हम थोड़ा सा कमजोर पड़ गए। अरे चुनाव है, ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन हम एक संवैधानिक रूप से चलने वाली पार्टी है, कार्य प्रणाली है हमारी, SOP है, उस पर काम करते हैं। हमारे यहाँ बैठ के होती है, विचार विमर्श होते हैं, उसके बाद निर्णय लिए जाते हैं। इनके तरह नहीं है कि वहां से पर्ची आती है लिख के, माननीय सोनिया गांधी जी के यहाँ से उसको टिकट मिल जाता है। सरपंच जी की टिकट भी वो तय करते हैं। ठीक बात, जानकारी ले लीजिएगा आप। ये कमलनाथ करते रहते हैं, कभी दिग्विजय सिंह करते रहते हैं। इनके पास कोई, हमारे यहाँ देखिए संयुक्त रूप का नेतृत्व है। आज हमारे 2 लोग बैठे हुए हैं, 3-4 लोगों की कमेटी है जो काम कर रही है अलग अलग फील्ड पे। हम पिछले 3 महीने में कितने कार्यक्रम कर चुके हैं, और इनके पास कितने कार्यक्रम किए इन्होंने। हमसे कह रहे हैं हम नकल कर रहे हैं, नकल ये कर रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा की सफलता देखने के बाद जन आक्रोश में निकले। कल ग्वालियर में जन आक्रोश रैली हुई है, ऊपर रथ में 2 लोग नहीं थे। इनके पास चेहरे नहीं है। कहाँ है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, क्यों जन आक्रोश में नहीं आ रही है? हमारे सारे लीडर जन आक्रोश में आए, हेमंत बिस्वा शर्मा वहां से आए, यूपी से लोग आए जन आशीर्वाद में। आप देखिए ना, हमारे CM पुष्कर धामी आ रहे हैं, इधर से हम सब तरह के लोगों को ला रहे हैं। आपके पास लोग ही नहीं है लाने के लिए, चेहरे नहीं है आपके पास में।
क्या बात करते हैं? सिर्फ झूठ का बवंडर बनाना, एक परसेप्शन बनाना, 50% ब्रजराज जी, कमीशन, वो कमीशन, 30 तारीख को राहुल गांधी आ रहे अरे सड़कों पे हैं। काम आप दिख जो रहा है, वाकई में धक्के कह रहे हो ना, होते जन आक्रोश वाकई में अब आप लोगों के भी मुंह से निकलने लगा जन आक्रोश आपकी सरकार अरे के भाई, प्रति। शब्दों को मत और मैं पकड़िए, आपको शब्दों को बता मत दूं कि पकड़िए। 30 तारीख को राहुल गांधी जी शब्दों आ को रहे मत पकड़िए। हैं, अगर 5 शब्द तारीख को पकड़ने तो प्रियंका ऐसे जी तो आ आप रही चुनाव जीत हैं, गए। और आपके सारे नेताओं पे हमारे कमलनाथ जी भारी हैं। आप सब उससे ही अरे विचलित हो कमलनाथ रहे हो जी कि बनते कहाँ नहीं जा रहे हैं, कमलनाथ कहाँ जा रहे कहाँ निकलते हैं। हैं हजारों कमलनाथ जी? लोग उस कितनी चंबल सभा में कमलनाथ जी? चंबल में कितने 9 कमलनाथ जी? सभाएं हो चुकी काफी हैं। देर से ब्रजराज जी, हजारों लोग सड़कों पर थे, दीपेश हजारों जी काफी लाखों देर से लोग। बैठे हैं, आप दोनों को सुन रहे हैं। दीपेश से कमेंट ले लेते हैं। कमलनाथ जी, जी बिल्कुल ब्रजराज जी, दीपेश शिवराज जी को तो लोगों ने छोड़ ही दिया, आपकी पार्टी ने भी पीछे कर दिया। अभी दीपेश से कमेंट लेते हैं। ठीक है दीपेश, देखिए ब्रजराज सिंह कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बड़ा बिल्कुल कुनबा है और हमारे यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग निभाते हैं, 3-3 4-4 लोग कमेटी में मेन स्ट्रीम में मध्य प्रदेश में बैठे हैं, तो केंद्रीय नेतृत्व भी लगातार नजरें बनाए है और यहाँ पर भागीदारी निभा रहा है। ये बात तो बिल्कुल जायज सी लगती है कि केंद्रीय जो नेता हैं कांग्रेस के, क्या वास्तव में उन्होंने पूरा कमलनाथ पर छोड़ दिया है? कमलनाथ को वो इतना सक्षम मानते हैं? ये फिर या फिर ये कहें कि केंद्रीय नेताओं का इंटरेस्ट मध्य प्रदेश से कम है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुकाबले, और बाकी जमावट कसावट तो हम देख ही रहे हैं कि अमित शर्मा कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत में जमीनी स्तर पर हो सकता है इनका कोई और माइक्रो मैनेजमेंट हो, कमलनाथ मैनेजमेंट में माहिर माने जाते हैं, लेकिन यहाँ जो ऊपरी तौर पर या सतही तौर पर दिखाई दे रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं तो आगे है। देखिए, 2-3 चीजें हैं। केंद्रीय नेतृत्व की बात पहले आपने की कांग्रेस के, तो उनको इतना इंटरेस्ट है मध्य प्रदेश में कि यहाँ सरकार गिर रही थी और कांग्रेस का एक लीडर दिल्ली से नहीं आया था कि यहाँ पर सरकार बच जाए। पूरा उनने कमलनाथ जी के हवाले तब भी कर रखा था, अब भी पूरा होलसेल कमान लेकर के बैठे हैं कमलनाथ जी की। जो होगा मेरे हिसाब से होगा, जो केंद्रीय नेतृत्व केवल मुहर लगाता है, क्योंकि जो लाभ हानि नफा नुकसान वो सब कमलनाथ जी के माथे जाएगा। दूसरी बात जो आपने बीजेपी की कही, देखिए बीजेपी 2018 की जली हुई है और बहुत आगे तक का बीजेपी रोड मैप बना करके चलती है, बहुत दूरदर्शिता के साथ। और अमित शाह जब आए थे इंदौर बूथ सम्मेलन में, तो उन्होंने कहा था कि आप एमपी जिता दीजिए, 50 साल केंद्र में भाजपा की सरकार रहेगी, एनडीए की सरकार रहेगी। तो भाजपा उसी मंत्र पर आगे चल रही, इसलिए एमपी पर सबसे ज़्यादा फोकस है और पूरा केंद्रीय नेतृत्व। अब इसे आप डर कह लीजिए 18 का, या फिर भाजपा गुजरात जैसा कुछ अप्रत्याशित करना चाहती कि बात 150 की करी, पता चला उससे भी ज्यादा सीटें। देखिए तैयारी की बात है अमित जी, बात तैयारी की है। जो तमाम नेता, नहीं देखिए बात क्या है, मैं आप ही का एक मैं कह दूं, अभी अमित जी आपसे पूछते हैं दीपेश का पूरा। तो देखिए भाजपा में ये है परंपरा कि एक राज्य के लोग दूसरे राज्य जाते हैं, और नरोत्तम मिश्रा गए थे यहाँ से, विश्वास सारंग गए थे, यूपी में गए, गुजरात में गए, तो वो है उनकी परिपाटी और उसका फायदा निश्चित तौर पर मिलता है। बंगाल में गए थे, एमपी के लोग 75 सीटें लाए, कर्नाटक में जरूर नहीं हुआ, वहाँ के स्थानीय लोकल जो मुद्दे थे। तो देखिए बाहर के नेता जब आते हैं एक संबल जरूर मिलता है, लेकिन वो कुछ कर दें, वो कोई चमत्कारी परिवर्तन ला दें पूरे चुनाव माहौल में, वो वैसा कुछ नहीं होता है। हाँ, वो ये है कि नेताओं के प्रत्याशियों की मदद करते, तो बीजेपी जरूर अपनी उसी परिपाटी को निभा रही है। कांग्रेस की बात करें दीपेश, तो कांग्रेस देखिए जैसा कहा आपने कहा कि कांग्रेस का कोई माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है, वो जनता के भरोसे पूरा चुनाव लड़ रही है। ये मैंने तभी फील किया, जो प्रत्याशी रहता है वो अपनी सीट तक सीमित रहता है, उसका पूरा ध्यान अपनी सीट पर रहता है, प्रदेश में क्या हो रहा है उसको उससे कोई मतलब नहीं होता है, और इसीलिए वो जनता के भरोसे ज्यादा रहते हैं बजाय कार्यकर्ता के, या चूंकि कैडर है ही नहीं कांग्रेस का, वो जनता मास बेस्ड पार्टी है कांग्रेस, और इसीलिए वो जनता के भरोसे ज्यादा रहती है। ये उसकी यूएसपी आप कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि भाजपा के पास खतरा यही रहता है कि आज जो हम बार बार कहते हैं कि कार्यकर्ता नाराज है, कार्यकर्ता के उपेक्षित है, वो घर बैठ गया तो भाजपा का क्या होगा। तो ये भाजपा की ताकत भी कह लीजिए और कमजोरी भी, कि अगर वो कार्यकर्ता घर बैठ गया तो भाजपा कैसे चुनाव जीतेगी। तो बात यही है कि जनता की नाराजगी के बावजूद अगर भाजपा का कार्यकर्ता एकजुट होता है तो चुनाव जिता ले जाता है। और वही कांग्रेस के साथ है कि अगर वो जनता को और ज्यादा अपने साथ नहीं जोड़ पाई, वो मुद्दे उस तरीके से नहीं उठा पाई, क्योंकि कोई लहर नहीं है इस चुनाव में, सिर्फ चेहरों का ये पूरा चुनाव है, और इसीलिए भाजपा ने बड़ी बात सारे है चेहरे आगे कर दिए। ब्रजराज सिंह जी, चेहरों पर ज्यादा फोकस रहेगा इस बार चुनाव में। एक सवाल आपसे, ये बहुत मायने रखने वाला सवाल है, या मुद्दे प्रभावी रहने वाले हैं इस चुनाव में? जी अमित शर्मा जी, अब आप कह रहे थे कि देखिए दीपेश ने कहा कि वो 150 का लक्ष्य पर रखते हैं, फिर वो उस स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, लेकिन कांग्रेस कहाँ क्या लक्ष्य लेकर काम कर रही है? देखिए मैंने आपको बताया कि हम झूठी घोषणाएं नहीं करते कि
पहले ये आए थे, फिर इस बीच में इन्होंने स्टार्ट करा था कि 200 पार, अब ये इनके नेता आ गए कि 150 पार। तो मैं दीपेश जी को एक बात बताना, इनके माइक्रो मैनेजमेंट की बताता हूं मैं आपको कि कांग्रेस का माइक्रो मैनेजमेंट होता है। निश्चित तौर पे आपने ठीक कहा कि हम जनता के जनादेश पर माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं, और निश्चित ही हमारे अध्यक्ष कमलनाथ जी ने कहा कि कई बार संगठन में कमियां थी, जिसको हमने, इसमें भी कहने में कोई दो मत नहीं है। आज 4 वर्षों में हमारा जो बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता है, जो मंडल और सेक्टर स्तर का कार्यकर्ता है, कमलनाथ जी के नेतृत्व में, संगठन के तमाम नेताओं के नेतृत्व में आज वो कहीं ना कहीं बहुत मजबूत है। मैं आपको बता दूं कि हम मुद्दे आधारित चुनाव लड़ते हैं, हम विकास पर चुनाव लड़ते हैं, वहां के विकास पर, वहां की जातिगत समीकरण पर, वहां के लोगों पर तकलीफों पर, लोकल की समस्याओं पर, और जो वर्तमान की सरकार है उसके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो लोगों को तकलीफ थी, उन मुद्दों पर संघर्ष करके हम चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का माइक्रो मैनेजमेंट क्या है? ये सांप्रदायिकता से चुनाव लड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम से चुनाव लड़ते हैं, कोई देवी देवता से चुनाव लड़ते हैं, या कोई और इशू बनाकर छीटा कसी करके चुनाव लड़ने का इनका हमेशा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। ये मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में। जब कर्नाटक में प्रधानमंत्री जी गए तो बजरंग बली और तोड़ दे दुश्मन की लड़ी, वहां विकास की बात नहीं हो रही। आज जब प्रधानमंत्री जी कल आए थे तो आप देखिए दीपेश जी, आप कई समय से पत्रकारिता करते हैं, मध्य प्रदेश की एक भी योजनाओं का ना बखान किया, ना उन्होंने जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं वो कितने गंभीर हैं और कितनी चीजें उनको सच दिखाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश के प्रवक्ता और लोग कुछ भी कहें। अब रही बात नीचे के माइक्रो मैनेजमेंट की, इनका माइक्रो मैनेजमेंट उस काम में काम कर रहा है कि कैसे कांग्रेस का कोई छटे और छूटे और वहां मजबूत आदमी हो, तो सत्ता को, ये सत्ता को नहीं, ये सत्ता को पाने के लिए मैयर में इन्हें कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। आज उस असंख्य कार्यकर्ता वाली भारतीय जनता पार्टी जो पन्ने की बात करती है, आज देखिए कि अधिकतर बाय इलेक्शन में तो सारे ही कांग्रेस के थे। महेंद्र जी, बाय इलेक्शन में तो सारे ही कांग्रेस के थे, और अभी भी मैं, आप देखना महेंद्र भाई, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं महेंद्र जी, अभी भी मैं देखना आप कि कम से कम इन्हें, इनकी जगह कार्यकर्ता 30 से 40 सीटों पर कांग्रेस से या तो पहले गए हुए लोग होंगे और या तो अभी जाएंगे, उनमें से ये चुनेंगे। 10-15 दिन किन चेहरों को लिया कांग्रेस पार्टी में, बताएंगे अमित जी? हमने टिकट तो नहीं दी, अभी तो लिस्ट आने हमने वाली है, टिकट तो घोषित नहीं करी, और हम किसी के घर नहीं, सत्ता में हम नहीं है। देखिए, वो सत्ता के लालच में गए महेंद्र जी, आपको इस बात को गंभीरता से सोचना होगा। वो सत्ता के, पैसों के, धन बाहुबल के आधार पर गए, कई लोग जबरदस्ती गए, ले जाए गए। जैसे संजय शर्मा पर दबाव बनाया जा रहा है, संजय शर्मा जी पर दबाव बनाया जा रहा है, रोज मीडिया में आ रहा है। लेकिन देखिएगा, टस से मस नहीं होगा, नहीं कांग्रेस होगा, का कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं होगा टस से मस। भले ही 2018 में पूरे आधे के, मतलब 1/3 चले गए थे। जी बजराज सिंह जी, आप हमें ये बताइए कि चेहरे बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं इस चुनाव में, क्या वास्तव में यही प्रक्रिया है या फिर मुद्दे भी प्रभावी रहेंगे? आप एक बार, आपसे मेरा काउंटर क्वेश्चन है सर, चुनाव है, चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है या ये सब बातें करना महत्वपूर्ण है कि चेहरे, मुद्दे, ये सब? देखिए, आप समझिए, चुनाव जीतना महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए, चुनाव में मुद्दे प्रभावी रहने वाले हैं, ये सवाल हम आपसे पूछेंगे तो आप हमसे ये पूछेंगे कि चेहरे महत्वपूर्ण या मुद्दे महत्वपूर्ण? नहीं, मैं अपना शायद बात ढंग से नहीं रख पाया। मेरे हिसाब से आपका सवाल ये था, जनता की पार्टी जो जिताऊ कैंडिडेट होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं सर। हमारे कहने का आशय सीधा था कि जैसे राजनीतिक दल जो हैं वो कांग्रेस में बहुत सारे छिटक्कर लोग आते भाजपा से, भाजपा के लोग कांग्रेस के भाजपा में भी जाते, तो वो चेहरे बड़े बुनियादी होते हैं क्या चुनाव जीतने के लिए? नहीं सर, ये तो देखिए, जब कोई आता है तो कुछ लेके आता है, उसको तभी लिया जाता है जब उसके साथ में या तो संख्या बल होता है, कुछ चीजें होती हैं, या उसकी पकड़ मजबूत होती है, चेहरा मजबूत होता है, उसने जनता के बीच काम किया होता है, जनता में उसकी इमेज अच्छी होती है, वो होता है। पर हमारी पार्टी तो चूंकि हम अभी जो अपना जो मुद्दे, हम जो 5 साल, अगले 5 साल काम करना चाहते हैं जनता के लिए, या जनता की सेवा जिस तरह से करना चाहते हैं, जिन पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जिन योजनाओं पे काम करना चाहते हैं हम, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन हम उन पर तभी कर पाएंगे जब हम जीत पाएंगे, और जीतने के लिए जिताऊ कैंडिडेट सर बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी, जिताऊ कैंडिडेट जरूरी होता है, ब्रजराज सिंह जी कह रहे हैं, बाकी कामकाज अपनी जगह है। चलिए, समय की कमी है, यहीं रोकेंगे। बहुत शुक्रिया अमित शर्मा जी आपका, बहुत शुक्रिया ब्रजराज सिंह जी आपका,
और दीपेश जैन जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो जिलों में प्रभार दिए गए हैं वो अलग उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं उनको दिए गए हैं, बाकी तमाम सारे जो मंत्री हैं अन्य राज्यों में उनको भी जिम्मेदारी विधानसभा क्षेत्रों में दी गई है। चेहरे आपके सामने ही हैं, 2 लिस्ट जारी की भारतीय जनता पार्टी ने, दोनों में ऐसे चेहरों को मौका दिया गया है जो केंद्र में नेतृत्व कर रहे हैं या फिर सांसद ज्यादातर। बाकी ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने और अन्य चेहरों को मौका नहीं दिया। कहीं कहीं तो ऐसे चेहरे दे दिए कि थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी हो रही है। अब कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार है, लेकिन जमीनी कसावट और जमावट में कौन किस पर भारी पड़ेगा अभी थोड़ा सा और इंतजार हमें करना पड़ेगा, क्योंकि कमलनाथ का माइक्रो मैनेजमेंट दिखाना अभी बाकी है, अमित शर्मा कह रहे हैं। बूथ लेवल तक कैसे जाएंगे कांग्रेस के लोग, भारतीय जनता पार्टी की इतने बड़े परिवार के जो एक पर एक के ऊपर एक जो दायित्व दिए गए हैं जिम्मेदारियों के, उनसे कैसे लड़ेंगे ये देखना बाकी है। तो हमारे इस खास पेश का यानी DNN एजेंडा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।